हम देखने वाले हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के बारे में आज हम काफी कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, IUPAC नेम क्या है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ देखेंगे और मेन सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब ग्लिसरॉल के 3 प्रकार के बनाने की विधियां भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं विद फॉर्मूला। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ही जो ग्लिसरॉल का आपका टॉपिक है BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल चैप्टर का टॉपिक है। इसके अलावा अल्कोहल चैप्टर से और भी नोट्स आप लोगों को BSc सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे, चैनल में जाकर के चेक जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। यहाँ पे आप देख रहे हो जो OH ग्रुप है, 3 प्रकार के जो है वो OH ग्रुप यहाँ पे जो है वो लगे हुए हैं, मतलब 3 OH ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें इसके IUPAC नेम की, तो 1 नंबर के लिए ये जो ग्लिसरॉल का IUPAC नेम है वो काफी टाइम्स एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस चीज की तैयारी आप जरूर करें। अगर IUPAC नेम आता है ग्लिसरॉल का तो आपको ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाजू में आप लोगों को प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल करके जो है वो लिखना पड़ेगा। वैसे ये जो IUPAC नेम है OH के पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो रखा गया, जैसे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ट्राई मतलब होता है 3। तो ये है आपका क्या बोलते हैं IUPAC नेम ग्लिसरॉल का, और ये है इसका फॉर्मूला। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है C3H8O3, मतलब कार्बन के 3 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 8 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 3 एटम यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम काउंट करें तो यही होगा। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो देख लेते हैं। ये जो आपका CH2OH है उसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये जो OH ग्रुप है वो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, बाकी यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है CH2OH कि ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो आपका OH ग्रुप है वो कार्बन के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू इसे अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है CH2, तो ये जो 2 H एटम जो है वो हाइड्रोजन वो जो है वो कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं, और ये जो OH ग्रुप है वो भी कार्बन के साथ जो है वो अटैच रहते हैं। उसी प्रकार ये है HCOH और C के साथ फिर यहाँ पे 2 H है और OH। तो आप इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। ये उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये जो है उसका IUPAC नेम है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ग्लिसरॉल का। अब आगे हम इसके कुछ और पॉइंट भी जो है वो देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और ग्लिसरीन भी जो है वो कहा जाता है। आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में ग्लिसरीन को कई बार देखा भी होगा और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा ग्लिसरीन का, वही जो हम अपने स्किन पे लगाते हैं ठंड के दिनों में, वही ग्लिसरीन की यहाँ पे जो है वो बात हो रही है। तो इसे जो है वो हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्यों कहते हैं? ट्राई मतलब क्या होता है 3, 3 जो है वो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो जुड़े हुए हैं, 3 OH ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। अल्कोहल का ही एक प्रकार है ये। तो ये है, और इसे ग्लिसरीन भी कहा जाता है। ग्लिसरीन जो है वो कलरलेस होता है। आप लोगों ने ग्लिसरीन देखा ही होगा, पानी के कलर मतलब रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और जब हम ग्लिसरीन को टेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा मीठा होता है, और अगर देखा जाए तो ये जो है वो ग्लिसरीन काफी गाढ़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जल में विलय, अगर हम ग्लिसरीन को पानी में घोले तो वो आसानी से जो है वो घुल जाता है। अच्छे साबुन सौंदर्य सामग्री के निर्माण में, मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्किन में मॉइस्चराइजर वगैरह के लिए इसे जो है वो सौंदर्य सामग्री के रूप में जो है वो यूज किया जाता है ग्लिसरीन का। वैसे इसके और भी काफी यूज है, वो हम बाद में देखेंगे, बट इंट्रोडक्शन में 4-5 पॉइंट आपका हो गया, इतना काफी है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं फाइनली इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम ग्लिसरॉल का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड हम ग्लिसरॉल बनाने का यहाँ पे देखते हैं, साबुन उद्योग से ग्लिसरॉल, मतलब जो ग्लिसरॉल फ्रॉम सोप फैक्ट्री, जहाँ पे साबुन बनता है, जहाँ पे साबुन का फैक्ट्री होता है, वहां से हम कैसे ग्लिसरॉल का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ। इसमें ये पूछा जाता है कि स्पेंट लाई जो है वो क्या होता है। मैं आपको इसे आगे बताऊंगी। स्पेंट लाई क्या होता है और स्पेंट लाई से हम कैसे ग्लिसरॉल जो है वो बनाते हैं, तो ये इसी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर ये जो सोप इंडस्ट्री है, मतलब जो साबुन की फैक्ट्री है, उससे कैसे हम ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त करेंगे। जब तेल या वसा का NaOH के प्रेजेंस में जल अपघटन किया जाता है, तब साबुन एवं ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होते हैं।
यहाँ पे बात हो रही है इस तेल या वसा की। तो आखिर हम ऑयल से कैसे ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त करते हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा बहुत से लोगों ने कि पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो जो तेल, आपके यहाँ जो भी तेल रहता है उसके लास्ट में जो भी ब्लैक कलर का जो भी मटेरियल प्राप्त होता था लास्ट में, उससे जो है वो उन लोग साबुन बनाते थे। कहने का मतलब है कि उसमें जो है वो कुछ डिटर्जेंट वगैरह मिला करके कपड़े धोने का साबुन जो है वो बनाते थे ऑयल से। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है इसकी, जो ऑयल होता है, वसा या तेल होता है, जब हम उसमें NaOH मिलाते हैं तो हमें उससे ग्लिसरॉल और सोप जो है वो प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं वसा या तेल, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हुए हैं CH2OCOR, CHOCOR, CH2OCOR। तो इसी से आप जो है वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यहाँ पे R का मतलब ये होता है C17H35 या तो फिर C15H31, C16H33, ये R की जगह हम लिख सकते हैं। बट अगर आप लोगों को इतना नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली R करके जो है वो याद कर सकते हो। तो अगर हम वसा या तेल में या फैट में अगर हम 3NaOH जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं और इसका जो है वो हम हाइड्रोलिसिस की क्रिया करते हैं, मतलब इसका जल अपघटन करते हैं, तो उसके बाद हमें जो है वो ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होता है। जैसे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको पता ही है CH2OH, CHOH और CH2OH, और हमें सोप भी जो है वो प्राप्त होता है, मतलब साबुन भी जो है वो यहाँ पे प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला है 3RCOONA। तो कहने का मतलब है कि हम वसा या तेल से, मतलब ऑयल से जो है वो ग्लिसरॉल यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। आते हैं स्पेंट लाई। आखिर ये जो सोप की फैक्ट्री है वहाँ पे स्पेंट लाई जो है वो क्या होता है? ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि आप स्पेंट लाई से जो है वो क्या समझते हो और स्पेंट लाई के थ्रू हम जो है वो ग्लिसरॉल जो है या ग्लिसरीन जो है वो कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, सोप फैक्ट्री में क्या होता है कि जो साबुन बनता है उसके बाद जो भी बचे कुचे मटेरियल होते हैं, मतलब जो गंदा पानी होता है, उसे स्पेंट लाई जो है वो कहा जाता है। गंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां जो है वो इस स्पेंट लाई में मिली हुई होती है, और इसी स्पेंट लाई को हम प्योर करके, शुद्ध करके जो है वो ग्लिसरॉल जो है वो बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठोस साबुन के पृथक्करण के पश्चात शेष बचे द्रव को स्पेंट लाई जो है वो कहा जाता है। इसमें 3.5% ग्लिसरॉल, इसके साथ कुछ घुलनशील साबुन, क्योंकि साबुन से निकला हुआ शेष बचा द्रव है तो साबुन तो रहेगा ही, और फैटी एसिड्स आदि की जो है वो अशुद्धियां और भी अनेक प्रकार की अशुद्धियां जो है वो इसमें पाई जाती है। ये जो स्पेंट लाई है इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो ग्लिसरॉल बनाने का रॉ मटेरियल है, क्योंकि ज्यादातर जो ग्लिसरॉल है वो इसी स्पेंट लाई के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। एक रॉ मटेरियल के रूप में स्पेंट लाई का जो है वो यूज किया जाता है। जब साबुन बनाने के बाद लास्ट में जो पानी बचता है, जो द्रव बचता है, उसे बहुत ज्यादा जो है वो प्योर किया जाता है। ये जो स्पेंट लाई होता है उसमें बहुत सारी गंदगी होती है। इस गंदगी को जो है वो साफ कर करके जो है वो आपका ग्लिसरॉल जो है वो बनता है। इसमें तो बहुत सारा जो है वो वाटर होता है, पानी होता है। तो कंटिन्यू इसे फैक्ट्री में अलग अलग मशीनों के थ्रू इसे क्लीन कर करके जो है वो लास्ट में ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त किया जाता है। इन अशुद्धियों को दूर करके ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो अगर एग्जाम में स्पेंट लाई आता है तो ये सारी चीजों को आप लोगों को लिखना जो है वो जरूरी है, और ये भी आप लिख देना कि कैसे फैट के थ्रू जो है हम ग्लिसरॉल और साबुन जो है वो बनाते हैं। तो ये हुआ गाइस फर्स्ट मेथड, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि जो साबुन का फैक्ट्री होता है, सोप फैक्ट्री, सोप इंडस्ट्री होता है, वहां से हम ग्लिसरीन जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा, और खासकर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्पेंट लाई ही है, इसे आप लोग अच्छे से तैयारी स्पेंट लाई का जो है वो जरूर करें। कैन मैं थोड़ा प्रिपरेशन हम देखते हैं मीठा जल से, मतलब जो स्वीट वाटर होता है उससे हम कैसे ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है गाइस स्वीट वाटर, हम इसका मीनिंग जो है वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब ट्राइग्लिसराइड का भाप के साथ डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में जल अपघटन कराया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तेल या फैट देखते हैं, ऑयल और फैट यहाँ पे हम देख लेते हैं। CH2OCOR इसका फॉर्मूला है, CHOCOR, CH2OCOR। जब हम इसका क्या कहा जा रहा है, भाप के साथ, मतलब 3H2O के साथ डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है, तब हमें जो है वो उच्चतर वसी अम्ल मतलब 3RCOOH और ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब ठोस उच्च वसी अम्ल प्राप्त होते हैं जिसको पृथक करने के पश्चात शेष बचा द्रव जो है वो मीठा जल कहलाता है। जब ये उच्चतर वसी अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जब हम इसे अलग कर देते हैं तो हमारा जो शेष बचा द्रव होता है वो मीठा जल कहलाता है, या जिसे हम कहते हैं स्वीट वाटर जो है वो कहलाता है। और इसी स्वीट वाटर में जो है वो ग्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं।
कहने का मतलब है 3 से 5% जो है वो इसमें जो है वो ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। और जब हम उसकी अशुद्धियों को क्लीन करते हैं, मतलब वो मीठा जल को और हम अच्छे से साफ करते हैं, तो हमें शुद्ध मात्रा में जो है वो ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि मीठा जल जो है वो किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है, जब ठोस उच्च वसी अम्ल प्राप्त होते हैं, जिसे पृथक करने के पश्चात जो भी आपका शेष बचा हुआ द्रव होता है उसे मीठा जल या स्वीट वाटर जो है वो कहा जाता है। और इस स्वीट वाटर में 3 से 5% तक जो है वो ग्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं और इसमें बहुत सारी अशुद्धियां प्रेजेंट होती है उस मीठे जल में। और उस मीठे जल को हम अच्छे से क्लीन करते हैं और जब हम अच्छे से उसे क्लीन करते हैं तो लास्ट में हमें ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मीठा जल से आप कैसे ग्लिसरॉल बनाओगे, तो ये सब आपको लिखना होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें 3 से 5% ग्लिसरॉल अन्य अशुद्धियों के साथ उपस्थित रहता है। अशुद्धियों को अलग करने पर शुद्ध ग्लिसरॉल हमें जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हुआ गाइस आपका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं संश्लेषण द्वारा, मतलब फ्रॉम सिंथेसिस। सो अगर एग्जाम में आता है कि ग्लिसरॉल का फ्रॉम सिंथेसिस कैसे, जो इसका रिएक्शन है उसे एक्सप्लेन कीजिए, तो आप यही वाला रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन करोगे। प्रोपिलीन के थ्रू हम कैसे ग्लिसरॉल का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे, थर्ड मेथड यही है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रोपिलीन का फॉर्मूला। प्रोपिलीन का फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपिलीन में जब हम 500 डिग्री सेल्सियस पे इसमें Cl2 जो है वो ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसमें का जो एक Cl है वो इस CH3 मतलब कार्बन के साथ आकर के जो है वो एक बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ये कार्बन के साथ Cl आकर के बॉन्ड बनाते हैं, इसमें से जो CH3 आपको शो हो रहा है उसमें का एक हाइड्रोजन जो है वो इस वाले Cl के साथ जुड़ करके जो है वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब यहाँ से -HCl जो है वो हो जाता है और ये H जो है वो बाहर निकल जाते हैं। बाकी आपको एज इट इज CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा करके जो है वो लिख देना है। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा, 500 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने Cl2 मिलाया, यहाँ पे एक Cl जो है वो इस CH3 के साथ आकर के जुड़ गए और HCl के रूप में जो है वो जो HCl है वो यहाँ से बाहर निकल गए और हमारे पास फाइनली बन गया एलिल क्लोराइड। आगे हम कुछ स्टेप देखेंगे, कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद लास्ट में हमें ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होगा। तो ये सबसे पहले हमारा क्या प्रोडक्ट बना, एलिल क्लोराइड। फिर से हम इसका रिएक्शन HOCl के साथ जो है वो कराते हैं तो क्या होगा, तो इसमें से जो Cl है वो इस CH2 के साथ आकर के Cl के साथ C के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ये Cl इस C के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, आप लोग देख रहे हो CH और CH2 के बीच जो है वो डबल बॉन्ड है। जैसे ये Cl के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और डबल बॉन्ड न रहकर केवल यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है वो रह जाता है। तो ये हुआ आपका, और इसमें का जो HO है OH है वो इस CH के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। तो आपका बना डाइक्लोरोहाइड्रिन, जिसका फॉर्मूला है CH2CH CH2 के साथ जुड़ा हुआ है Cl और CH के साथ यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और ये जो CH2 है उसके साथ जो है वो Cl जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो है वो HCl जो है वो यहाँ से फिर से जो है वो रिलीज होगा। मतलब ये जो आपका एक H है और ये Cl है वो दोनों जो है वो आपस में जुड़ करके HCl के रूप में यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएंगे और आपके पास केवल यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो शेष रह जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन जो आपका बचा है वो CH और CH2 के साथ इस प्रकार से जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, बाकी CH2Cl तो इसी प्रकार से रहेगा। ये हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, NaOH का फिर से यहाँ पे NaOH और H2O का जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं 150 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, तो हमें लास्ट में जो है वो ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है, ये जो H2O है और यहाँ का जो OH है वो CH और CH2 के साथ, ये मतलब ये जो OH है O है उसके साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं और ये जो Na है वो इस Cl के साथ, ये जो Cl है उसके साथ जुड़ करके NaCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और ये जो आपका Cl जुड़ा है उसके जगह पे आके ये OH जुड़ जाते हैं। फाइनली मतलब इस प्रकार से हमारा ग्लिसरॉल जो है वो बन जाता है। सो गाइस ये जो टॉपिक है आई नो थोड़ा सा लंबा है, बट इसे हम अगर बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें तो ये बहुत आसान है। फ्रॉम सिंथेसिस संश्लेषण यहाँ पे हो रहा है, HCl जो यहाँ पे माइनस होते जाएगा। काफी टाइम्स यहाँ पे HCl जो है वो माइनस होगा। प्रोपिलीन के थ्रू हम यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है उसका फॉर्मेशन करेंगे और लास्ट में NaCl जो है वो यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो आई होप यू गाइस आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हम ग्लिसरॉल की कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे होते हैं, मतलब क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं ग्लिसरॉल के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।
ग्लिसरॉल का आज हम केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल 9 से 10 केमिकल रिएक्शन आज आप लोगों को बताने वाली हूँ और इसमें से कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो 2004, 2009, 14, 5, 12, 13 मतलब काफी टाइम्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है पूछे जा चुके हैं। तो सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये जो क्वेश्चन है रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही यहाँ हम ऑक्सीडेशन आज जो पढ़ेंगे ग्लिसरॉल का वो भी इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन विद P2O5। तो इसमें से बहुत सारे रिएक्शन है गाइस जो कभी कभी एग्जाम में आते ही हैं और एग्जाम में 2 से 3 रिएक्शन आप लोगों को अल्कोहल चैप्टर से जो है वो आ सकते हैं। तो ग्लिसरॉल का हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब इसके बनाने की विधि। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हमारा अल्कोहल चैप्टर है काफी छोटा सा चैप्टर है और ये हमारे अल्कोहल चैप्टर का लास्ट वीडियो है। हमारा जो अल्कोहल चैप्टर है यूनिट 1 का वो कंप्लीट होता है। सो यूनिट 1 में फिनॉल भी बचा है तो वो मैं इसके बाद जो है वो अब स्टार्ट करने वाली हूँ फिनॉल। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लिसरॉल का केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या केमिकल रिएक्शन आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। रिएक्शन विद सोडियम PCl5 के साथ अभिक्रिया और HNO3 के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, रिएक्शन विद P2O5। और कभी कभी एग्जाम में देखो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब हालांकि मैं यहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन विद इस टाइप से लिखी हूँ लेकिन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे कि ग्लिसरॉल से आप एलिल आयोडाइड जो है वो कैसे प्राप्त करोगे। तो ये सारी चीजें जो है वो कुछ कुछ घुमा के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आज आप लोगों को आगे इस नोट्स में बताऊंगी। तो चलिएगा इस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्लिसरॉल का केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रिएक्शन सोडियम के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद सोडियम। क्या होगा अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन जो है वो सोडियम के साथ कराएं। तो जैसा कि हमें पता है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये है ग्लिसरॉल। अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं रूम के टेम्परेचर पे, रूम के टेम्परेचर पे ये जो सोडियम है वो इस H की जगह आकर के जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं और ये जो आपका H है वो यहाँ से जो है वो निकल जाता है, यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाता है। क्या कारण है कि ये जो Na है वो इसी ऑक्सीजन के साथ जो है वो आकर के जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो 3 OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला OH ग्रुप रहता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है ये दोनों के अपेक्षा। इस कारण जो ये जो सोडियम है वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, इसके साथ जो है वो आकर के रिएक्ट कर लेते हैं रूम के टेम्परेचर पे। तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है CH2ONA, मतलब यहाँ से H जो है वो रिलीज हो चुका है और ये जो Na है वो इस H की जगह आकर के जो है वो जुड़ गया है। तो आपका बना CH2ONA, CHOH, CH2OH। बाकी ये दोनों तो आपको एज इट इज जो है वो लिख देना है। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अल्फा आखिर क्यों यूज हुआ है, तो ये फर्स्ट वाले जो OH ग्रुप वाला है अगर वहां पे आकर के जुड़ते हैं तो इसे हम अल्फा कहेंगे और अगर लास्ट वाले में इधर जाकर के जुड़ा है तो हम इसे अल्फा डैश जो है वो लिख देते हैं। तो ये तो हुआ रूम के टेम्परेचर पे। क्या होगा अगर हम हाई टेम्परेचर में सोडियम के साथ जो है वो इसका रिएक्शन कराएं मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट का। तो ये जो Na है अब इस वाले H के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। पहले जो सोडियम था वो ये वाले H के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लिए। अब अगर हम हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो ये जो Na है वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़ जाएंगे और ये जो H है फिर से यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रोडक्ट बना CH2ONA, ये तो ऐसा ही था, CHOH ये तो ऐसा ही है, CH2ONA ये जो Na है वो इस तरफ आकर के जो है वो जुड़ गए, ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लिए। तो अब हमारा कितना टोटल H जो है वो यहाँ से रिलीज हुआ H2। तो यहाँ से आपका H2 जो है वो रिलीज होगा। आप प्लस H2 भी यहाँ पे लिख सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका हुआ अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरोलेट। ये मोनो था, मोनोसोडियम क्योंकि एक ही सोडियम यहाँ पे जुड़ा है। ये डाई सोडियम है क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम आकर के जो है वो जुड़ गए हैं। सो गाइस क्वेश्चन को आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आप ग्लिसरॉल से डाई सोडियम ग्लिसरोलेट जो है वो कैसे प्राप्त करोगे, मतलब अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरोलेट जो है वो कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको लिखना है कि अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं रूम टेम्परेचर पे तो हमें अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट जो है वो प्राप्त होता है। फिर इस अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट का रिएक्शन हम फिर से हाई टेम्परेचर पे मतलब उच्च ताप पर सोडियम के साथ कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हुआ आपका सोडियम के साथ जो है वो रिएक्शन।
सो गाइस अगर आप ऐसा रिएक्शन लिखते हो तो नीचे में आपको 2 लाइन का जो भी आप यहाँ पे कराए हो उसे जो है वो लिखना होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड रिएक्शन PCl5 के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विद PCl5। क्या होगा अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे, तो अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है वो कराते हैं तो हमें ट्राई क्लोरोग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होता है। ट्राई मतलब यहाँ पे देख रहे हो 3 Cl जो है वो यहाँ पे आकर के जुड़ गए हैं, ट्राई क्लोरोग्लिसरॉल यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आप ग्लिसरॉल से ट्राई क्लोरोग्लिसरॉल जो है वो कैसे बनाओगे। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें तो जो है वो ट्राई क्लोरोग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होता है, और यहाँ से आपका -3 POCl3 और -3 HCl जो है वो यहाँ से आपका जो है वो रिमूव होगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या से कराएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 PCl5, मतलब Cl जो है वो टोटल 15 है, 3 into 5 आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब 5 into 3 मतलब कितना हुआ, यहाँ पे टोटल 15 Cl आपके जो है वो प्रेजेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो H है, 3 H है वो यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएंगे इस Cl के साथ, 3 Cl के साथ। ये जो 3 H है निकल करके -3 HCl जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे आपका 15 Cl था, अब कितने Cl बच गए, 3 Cl तो यहाँ से निकल गए, तो 15 में 3 आप वो माइनस कर दीजिए, मतलब 12 Cl अभी भी यहाँ पे जो है वो बचे हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, 3 Cl फिर से इस ऑक्सीजन के साथ आकर के इस प्रकार से, मतलब 3 Cl जो है वो इस कार्बन के साथ आकर के इस प्रकार से जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और आपका बन जाएगा CH2Cl, CHCl और CH2Cl। मतलब 3 Cl यहाँ पे ऑलरेडी निकल गए, ये जो H है और Cl है वो 3 यहाँ से निकल गए, 3 Cl ऑलरेडी इसमें आकर के कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लिए। अब कितना Cl बचा, 9 Cl आपके पास बचा है। तो यहाँ से -3 POCl3, मतलब यहाँ पे Cl देख रहे हो कितने हैं, टोटल 9 Cl यहाँ से और निकल गए, 3 P तो यहाँ पे है ही, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे निकल गए। तो आप थोड़ा सा इसको काउंट कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, जब आप इसे नोट डाउन करोगे अपने नोट्स में, तो आप अगर इसे काउंट करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो आपको ग्लिसरॉल के साथ 3 PCl5 का रिएक्शन कराना है, आपको ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त हो जाएगा और आपका इतना चीज जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। सो गाइस इसे आप करेक्ट लिखिएगा, क्योंकि इसी में काफी लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं ग्लिसरॉल का, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो अगर रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो हमें प्राप्त होगा नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट भी जो है वो कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं गाइस क्या 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 यहाँ पे रिएक्शन होगा। ग्लिसरॉल हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है CH2H, CHOH और CH2OH। तो ये जो ग्लिसरॉल है उसका रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, HNO3 और HNO3 तीन हम लोगों ने यहाँ पे HNO3 जो है वो लिया हुआ है, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। अगर हम नाइट्रिक एसिड और ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो आप HNO3 देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें से जो OH है ये तो पहला H और इसमें से एक ऑक्सीजन मतलब OH जो है वो इस तरफ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे इस H के साथ और H2O जो है वो बना लेंगे। मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H क्या बना आपका H2O। तो 3 H2O यहाँ से जो है वो आपका रिलीज होगा और क्या बचेगा NO2, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल चुका है। NO2 आकर के जो है वो इस कार्बन के साथ जो है वो मतलब इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और आपका बन जाएगा CH2ONO2, CHONO2 और CH2ONO2। तो इस आप लोगों को ये समझ में आया, मतलब एक अगर आप समझ सकते हो तो तीनों को भी आप ऐसे जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन बना और ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट इसलिए यहाँ पे 3 नाइट्रेट जो है वो ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लिए हैं। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नाइट्रोग्लिसरीन आप कैसे बनाओगे ग्लिसरॉल के हेल्प से। तो आपको लिखना है कि अगर हम ग्लिसरॉल में HNO3 को जो है वो ऐड करते हैं, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हुआ गाइस आपका 3 रिएक्शन। अब आगे का रिएक्शन हम स्टार्ट कर डिस्कस करने वाले हैं इस केमिकल रिएक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन। अगर हम ग्लिसरॉल का ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है हर साल एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन की तैयारी कर रहे हो तो इस रिएक्शन को आप कभी मत छोड़ना, और ये बहुत ही ज्यादा इजी रिएक्शन है। अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें फिर से ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होता है, कई स्टेप से होकर के गुजरेगा और लास्ट में हमें ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड जो है वो यहाँ पे प्राप्त होगा।
तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, आपको समझने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, CH2OH, CHOH और CH2OH। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, और C के बीच कार्बन कार्बन के बीच जो है वो बॉन्ड होता है, और देन COOH। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया है ताकि आप जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा उसे समझने में आपको आसानी हो। तो COOH होता है, उसे मैंने HOOC लिखा हुआ है ताकि H जो है वो इधर आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्जेलिक एसिड लिखे हैं HOOC, C के बीच बॉन्ड है और HOOC। जब हम इसे दोनों को आपस में जो है वो ऐड करेंगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो OH है और ये जो H है, ठीक है, ये जो OH है और ये जो H है आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये H2O। ये जो H2O का एक मॉलिक्यूल है यहाँ से जो है वो निकल जाता है। यहाँ से जब H2O का मॉलिक्यूल निकलता है तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट। तो यहाँ पे देखते हैं CH2, हमें पता है ये OH और H तो ऑलरेडी जो है वो H2O के रूप में जो है वो निकल गए हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, OOC। यहाँ पे देखिए OOC और C के बीच जो है COOH है वो अभी भी यहाँ पे है, वो किसी के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं किए हैं, केवल ये जो HOOC है वही बस जो है वो रिएक्ट किए हैं। तो ये तो H2O के रूप में निकल गया और ईस्ट टाइप का प्रोडक्ट हमारे पास मिल गया। बाकी ये जो CHOH CH2OH है वो तो हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। अब इतना आपको समझ आया क्या प्रोडक्ट बना गाइस हमारे पास, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट। अब फिर से नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ये जो COOH आप देख रहे हो यहाँ से CO2 जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब COO मतलब CO2 यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। मतलब आप देख रहे हो यहाँ से COO जो है वो निकल गया और ये C और H के बीच जो है वो बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CH2OOCH CHOH CH2OH, बाकी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब क्या होगा अगर हम इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल फिर से ऐड कर दें, अगर हम इसमें पानी फिर से मिला देते हैं H2O, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यही चीज को मैंने सेम यहाँ पे लिखा हुआ है OOCH। यहाँ पे मैंने H2O जो है वो ऐड किया है, मैंने HOH लिखा हुआ है ताकि ये H और O जब कैसे जुड़ता है उसे आप समझ सको। हालांकि मैं यहाँ पे H2O भी लिख सकती थी, मतलब यहाँ पे H2O प्लस हो रहा है तो मैंने HOH इस टाइप से जो है वो लिखा हुआ है। अब क्या होगा गाइस, ये जो H और O है मतलब OH है वो आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो OCH है वो अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, हमारा फिर से ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया CH2OH, मतलब यहाँ का HO जुड़ गया ना, तो ये हुआ CH2OH CHOH और CH2OH। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। और आपके पास क्या बचा था लास्ट में, OH मतलब HCOOH, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। तो ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। बस यहाँ पे H2O ऐड करना है, H2O निकलेगा, CO2 जो है वो निकलेगा, बस यही बस होने वाला है इस पूरे रिएक्शन में। और आपका लास्ट में ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि कैसे, मतलब ग्लिसरॉल में हम ऐसा क्या मिलाए कि हमें फिर से ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाए। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, ग्लिसरॉल में हम ऐसा क्या चीज मिलाते हैं कि हमें फिर से ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड के साथ जो है वो आप रिएक्शन कराइए। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा अगला रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं। तो अगर हम ग्लिसरॉल में ऑक्सीजन को ऐड कर दे, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को इसमें जो है वो ऐड करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जहाँ पे 3 OH ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं। तो ये जो ऑक्सीजन जिस भी OH के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि अगर इस वाले OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा, अगर इस वाले OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब है कि अलग अलग OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल एक ही एग्जाम्पल जो है वो समझाने वाली हूँ। अगर हम ऑक्सीजन ये वाले OH के साथ अगर हम ऐड कर दें, बट यहाँ पे हम कोई रिजेंट भी यूज करते हैं जिसे ऑक्सीकारक कहते हैं। रिजेंट हम यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं ताकि ये जो हमारा प्रोसेस है वो अच्छे से चल सके और आपका ऑक्सीडेशन जो है वो अच्छे से हो सके। तो अलग अलग जैसे कि ये बनते जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड, तो अलग अलग रिजेंट जो है वो हम यहाँ पे यूज करते जाएंगे। बट मैंने यहाँ पे रिजेंट को जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है जिसे उत्प्रेरक जो है वो कहा जाता है।
तो अगर ऑक्सीजन को हम ये वाले OH में जो है वो ऐड कर दे तो यहाँ से H2O मतलब CH2OH और ये भी O यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आपका H2O मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। और जब यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकलेगा तो आपके पास केवल CHO जो है वो यहाँ पे बच जाएगा और आपका CHOH CH2OH ये बाकी एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कोई भी रिएक्ट नहीं किए हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड। अब क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड आपका बन गया। अगर हम फिर से इसमें ऑक्सीजन मिला दें, अगर हम फिर से इसको ऑक्सीडेशन करें तो फिर क्या बनेगा, अगर हम फिर से इसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये आप देख रहे हो CHO, ये वाले CHO के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएंगे और आपका COOH बन जाएगा। क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, COOH CHOH CH2OH, मतलब ये सारा चीज आपको एज इट इज लिखना है, बस यहाँ पे जो है वो रिएक्ट हो रहा है। आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लिसरिक अम्ल, तो जिसे हम कहते हैं ग्लिसरिक एसिड। बट गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम कोई ना कोई रिजेंट यूज करते जाएंगे तभी ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ते जाएगा। बिना रिजेंट बिना उस प्रोडक्ट यूज किए बिना हम ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम फिर से इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दे ग्लिसरिक एसिड में तो क्या होगा, अगर हम फिर से इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमारा जो है वो H2O जो है वो यहाँ से जो है वो रिलीज, यहाँ पे आप देख रहे हो CH2OH है तो यहाँ से H2O निकलेगा तो केवल COOH जो है वो यहाँ पे बच जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा टार्टोनिक एसिड, जिसे हम कहते हैं टार्टोनिक अम्ल। फिर से हम इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, कोई ना कोई रिजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ से H2 जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मतलब CHOH यहाँ से जो 2 H है वो निकल जाएंगे, आपके पास केवल CO बच जाएगा, बाकी ये ऊपर नीचे का सेम रहेगा, आपके पास बन जाएगा मेसो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम फिर से अगर इसमें ऑक्सीजन मिलाए तो क्या होगा, यहाँ से -CO ये वाला जो आपका है वो यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा COOH और COOH, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। फिर से हम अगर इसमें ऑक्सीजन मिलाए तो क्या होगा, 2 COO दिख रहा है आपको, मतलब 2 CO2 प्लस H2O। तो क्या होगा, हमारा CO2 और H2O जो है वो बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम रिजेंट डाल के इसमें कंटिन्यू ऑक्सीडेशन करते रहे ग्लिसरॉल का तो लास्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्राप्त होता है। तो ये है गाइस आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई नो थोड़ा लंबा है बट ये आपको अगर कंटिन्यू ऐसे समझोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है गाइस, बस आपको इसमें ऑक्सीजन ऐड करते जाना है। वाटर के मॉलिक्यूल, कहीं वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कहीं पे H2 निकलेगा। तो इस टाइप से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा और लास्ट में आपका बन जाएगा CO2 एंड H2O। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो इसकी तैयारी भी प्रैक्टिस भी आप लास्ट हम देखते हैं निर्जलीकरण, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, इस वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाते हैं जब इसमें हम कोई रिजेंट यूज करते हैं या फिर कोई हम यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसे मिला करके जब हम इसे गर्म करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो यहाँ से हमारा H2O जो है वो रिलीज होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या मिलाया है, KHSO4 और P2O5। अगर ग्लिसरॉल का P2O5 के साथ रिएक्शन कराओ, ये आया तो भी आपको डिहाइड्रेशन ही लिखना है। और अगर ये क्वेश्चन आया कि एक्रोलिन कैसे बनेगा, ग्लिसरॉल से एक्रोलिन कैसे बनेगा, तो आपको डिहाइड्रेशन ही लिखना है। और अगर निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन आया तो तब तो इसे लिखना ही है। तो ये हुआ आपका ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे अगर इसके प्रेजेंस में हम इसे गर्म करते हैं गाइस, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल को जो है वो निकालना है। बाकी जो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे जो है वो बचेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C आ जाएगा और यहाँ पे आपका एक्रोलिन जो है वो बन जाएगा, जिसे हम एक्रिल एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ये हुआ गाइस आज का आपका रिएक्शन। आई होप यू आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस यूनिट के सारे नोट्स आप लोगों को BSc सेकेंड ईयर के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।